देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं ऊर्जा से। जैसा कि अपन जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। यानी कि कार्य ही क्या है? ऊर्जा। यानी कि कार्य क्या है? कार्य बराबर क्या होता है? W इज इक्वल टू एम जी। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है? W इज इक्वल टू एम जी नहीं होता है। वो W तो वेट होता है। क्या होता है? वेट होता है। यानी वेट यानी भार इज इक्वल टू एम जी होता है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ये एक अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है, या फिर क्या है? न्यूटन मीटर है, या फिर कैलोरी हो सकता है। ये सभी इनको इस मात्रक के रूप में भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल कहलाता है। ऊर्जा का व्यावसायिक या व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। क्या होता है? 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। कितने होते हैं? 3600। तो 1000 इंटू 3600 बराबर 36 इंटू 10 की घात 5 अथवा 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर, इसका दूसरा नाम क्या है? यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट भी बोलते हैं। अब इस सवाल से ये व्यवसायिक या व्यापारिक मात्रक है। अपन अपने घर में या अपने प्रतिष्ठान में जो भी सामग्रियां चल रही है, विद्युत उपकरण चल रहे हैं, उससे अपन ये यूनिट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? यूनिट निकाल सकते हैं। जितना भी आपकी ये सामग्री चल रही है उसको, उसके वाट निकाल लो, उसका समय निकाल लो और उनकी संख्या निकाल लो। इससे आपका ये यूनिट पता चल जाएगा। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा। वस्तु में जो गति होती है उसके कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु गति कर रही है, उस गति के फलस्वरूप उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसको क्या कहते हैं अपन? गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। चलती हुई कार में ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब क्या है? उसमें कार्य करने की क्षमता है। और कार्य क्या है? F इंटू डी। कार्य क्या होता है? F इंटू डी। यानी कि यहां पर थोड़ी जगह तो मैं बता देता हूं आपको। गतिज ऊर्जा यानी क्या होता है? किया गया कार्य। गतिज ऊर्जा का मतलब क्या होता है? ऊर्जा है, इसका मतलब क्या करेगा? वो वस्तु काम करेगा। यानी क्या होता है? किया गया कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू क्या होता है? विस्थापन। F इंटू डी। होता कि नहीं होता है? अब यहां से अपन चाहें तो ये निकाल सकते हैं कि ये सूत्र कैसे व्युत्पन्न हुआ। अपने को ये पता है कि F का मतलब क्या होता है? एम ए। क्या होता है? और डी का मतलब क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू। हाँ, तीसरी समीकरण, गति का जो तीसरा समीकरण है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2as। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या होता है? 2as। हाँ, इसमें मान फिट करके आप लोग निकालिए, देखें इजी गोइंग आ जाएगा। किया गया कार्य बराबर क्या होता है? W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। गतिज ऊर्जा बराबर उस वस्तु द्वारा किया गया कार्य। इसका मतलब हो गया
एफ इंटू डी। एफ का मान क्या होता है, एम ए, और गति के तीसरे समीकरण के अनुसार जो दूरी जो या विस्थापन जो होता है उसका सूत्र होता है, गति के तीसरे समीकरण के अनुसार v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या होता है, 2as। तो यहां से आप निकाल लो s का मान। क्या निकालना है, s का मान कितना आया, हाँ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2। देख लीजिए, एफ किया गया कार्य एफ इंटू डी अपन ने लिखा था, एफ का मान एम ए था, इंटू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यहां से एस का मान निकल जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, है ना। अब आप लोग यहाँ बता दीजिए बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, है ना। ए से ए कट गया है, और यदि प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो, क्या हो, क्योंकि कोई भी वस्तु गति करती तो प्रारंभिक वेग से गति करती है जब तक दिया हुआ नहीं हो। प्रारंभिक वेग अगर 0 मान ले, अपन कितना मान ले, 0 मान ले, तो ये समीकरण इस प्रकार बन जाता है, ई के बराबर, ई के यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ई के इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये 2 नीचे है ना, 1/2 एम का एम रह गया, और वी स्क्वायर रह गया, यू स्क्वायर का मान कितना हो गया, 0 हो गया। इस प्रकार आपकी ये क्या आता है, किसका सूत्र निकल के आता है, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र निकल के आता है। वो क्या है, 1/2 mv स्क्वायर, या फिर इसको क्या कहते हैं अपन, हाफ mv स्क्वायर। आगे समझ में आपको, ये इस प्रकार व्युत्पन्न हुआ। क्यों, क्योंकि ऊर्जा है तो क्या करेगी, कार्य करेगी, और कार्य किसे कहते हैं, बल इंटू विस्थापन। कार्य किसे कहते हैं, बल इंटू विस्थापन। बल कितना है, एम ए, विस्थापन कितना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a, कितना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। इसमें अपन ने मान रखा, और u यानी प्रारंभिक वेग को कितना माना है, 0 माना है, तो ई के का मान कितना आ गया, हाफ mv स्क्वायर, कितना आ गया, हाफ mv स्क्वायर। इसके उदाहरण है बहते हुए पानी में ऊर्जा, जिसका उपयोग अपन किसमें करते हैं, बहते हुए पानी में ऊर्जा। शंका है क्या आप लोगों को, शंका हो तो बता दीजिए, ऊपर शंका है तो फिर इस जगह पे शंका है क्या। ऊर्जा का मतलब क्या है, कार्य करने की क्षमता ही क्या है, ऊर्जा है। काइनेटिक गतिज ऊर्जा है, वो क्या करेगी, कार्य करेगी। कार्य किसे कहते हैं, बल इंटू विस्थापन। बल का मतलब क्या होता है, एम ए, और विस्थापन क्या है, गति के तीसरे समीकरण के अनुसार एस का मान कितना निकल के आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a, ए से ए कट गया, यहाँ कितना बचा, m, और नीचे बटा में कितना बचा, 2। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अगर अपन कितना मान ले, 0 मान ले, यानी कि किसी वस्तु का अगर प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है, उस स्थिति के अंदर उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर। आप इस सूत्र से भी, अगर प्रारंभिक वेग दिया हुआ तो इस सूत्र से, इस सूत्र को रखना है आपको, और इस सूत्र से आप हल कर सकते हैं। बहते हुए पानी में ऊर्जा, जिससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है टरबाइन पर डाल करके। धनुष से निकलने वाली तीर में ऊर्जा, धनुष से निकलने वाली तीर में ऊर्जा, नहीं कि धनुष में संचित रहने वाली। धनुष में तो जो संचित रहती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा। बल्कि धनुष से छोड़ने के बाद में जो तीर जा रहा है
उसकी गति करते हुए तीर की ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। m द्रव्यमान के कोई कण है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? अभी अपन ने निकाला था ऊपर, इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर। और इसी को अपन इस रूप में भी निकाल सकते हैं, किस रूप में? संवेग के रूप में। किस रूप में? संवेग के रूप में, जो कि हाफ mv स्क्वायर है। ऊपर किससे गुणा किया? m से। नीचे भी किससे गुणा किया? m से गुणा किया। तो अब आप ये देखिए, m को इससे गुणा किया तो क्या हो गया? m स्क्वायर। v स्क्वायर है ये m नीचे है। अब आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर, यानी क्या हो गया? mv इंटू mv। mv इंटू mv लिख दिया। mv का मतलब क्या होता है? p। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग का मतलब ये क्या? इसका मतलब यहां पर क्या लिखेंगे अपन? p इंटू p। तो क्या हो गया? p स्क्वायर अपॉन 2m। वेग के रूप में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, और संवेग के रूप में क्या होती है? p स्क्वायर अपॉन 2m। p स्क्वायर अपॉन 2m। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर दो प्रकार की बता रखी है, एक तो है हाफ mv स्क्वायर और दूसरी कौन सी है? p स्क्वायर अपॉन 2m। यदि v नियत रहे, क्या रहे? v नियत रहे, यानी अगर वेग का मान क्या मान ले? नियत मान ले। क्या मान ले? नियत। दो वस्तुएं जिनमें वेग का मान समान है, वेग का मान क्या है? समान है, तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी पीछे किसके ऊपर निर्भर रहेगी? m के समानुपाती होगी। किसके समानुपाती होगी? यानी अगर दो वस्तुओं का वेग समान है, क्या समान है? वेग समान है, तो जो वस्तु भारी होगी, क्या होगी? जो वस्तु भारी होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? ज्यादा होगी। कहने का मतलब जिसका जितना गुणा द्रव्यमान होगा उतनी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। अब उदाहरण देख लीजिए, जैसे एक कार है और एक बस है। एक कार है और एक बस है, उन दोनों का वेग अगर समान है, क्या है? वेग अगर समान है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है। द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है। चूंकि वेग समान हो, तो काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी जो है वो m के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? m ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। m कम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? कम है। दूसरा, समय की, समय को अगर अपन देखें, दूसरा अगर अपन देखें संवेग से, तो इसका सूत्र होता है p स्क्वायर अपॉन 2m। यदि किसी वस्तु का संवेग नियत हो, क्या हो? दो वस्तुएं हैं और उनका संवेग क्या है? नियत है। उस स्थिति के अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो m के व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या होगी? m के व्युत्क्रमानुपाती होगी। वेग समान है तो m के समानुपाती, संवेग समान है तो m के व्युत्क्रमानुपाती होगी। यानी m बढ़ेगा तो ये क्या होगी? कम होगी। इस स्थिति में कब? जब p का मान क्या हो? नियत हो या समान हो दोनों का। एक कार तथा बस नियत संवेग से गतिशील है। किससे गतिशील है? नियत संवेग से गतिशील है, तो गतिज ऊर्जा के लिए सही संबंध होगा। बताइए, नियत संवेग से गतिशील है तो गतिज ऊर्जा के लिए सही संबंध क्या होगा? m m के क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। यानी एक कार तथा बस नियत संवेग से गतिशील है तो गतिज ऊर्जा के लिए सही संबंध होगा। किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी? बताइए, किसकी ज्यादा होगी? कार की। क्यों? क्योंकि कार का m क्या है? कम है। कार का m क्या है? कम है। तो कार की गतिज ऊर्जा जो वो ज्यादा होगी और बस की क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। किसमें? जब ये कब है? जब p क्या हो? नियत हो।
जब P क्या हो, नियत हो। जब V नियत हो, जब क्या नियत हो, V नियत हो, उस स्थिति में क्या होता है, M के समानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि P के अंदर क्या हो रहा है, आप P में ये समझना, उल्टा इसलिए हो रहा है क्योंकि P के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, M और V दोनों जुड़े हुए हैं। P का मतलब क्या है, M इंटू V है। क्या है, M इंटू V है। एक कार तथा एक बस नियत वेग से गतिशील है। किससे? इसका मतलब सूत्र कौन सा लगेगा, हाफ mv स्क्वायर। क्या लगेगा, हाफ mv स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा के लिए सही संबंध हुआ, एक कार है और एक बस है। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, वेग नियत है तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m। काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी, m के समानुपाती होगी। यानी कि यहां पर m किसका ज्यादा है, बस का ज्यादा है। किसका ज्यादा है, बस का ज्यादा है। बस हाईवे पर चल रही है, इसका मतलब आप ये नहीं कि आप नींद निकालो। एक कार तथा एक बस नियत वेग से गतिशील है, तो गति ऊर्जा के लिए सही संबंध क्या होगा, किसकी गति ऊर्जा ज्यादा होगी बताइए, बस की। किसकी होगी, बस की ज्यादा वाला कहाँ है, ये वाला है ना, ये ऑप्शन ही तो है, बस का ज्यादा। निम्न में से किस कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, निम्न में से किस कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी। m और v है, तो उसे तो हाफ एम वी स्क्वायर होगी। कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। 2m है, क्या है, 2m, ये 2m और v है, इसकी भी आप लोग निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी, देखो ये तो कि कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये कितनी हो गई, देखो हाफ m की जगह अपन क्या लिखेंगे, 2m, और v की जगह v और स्क्वायर, कितनी आ गई, एम वी स्क्वायर। कितनी आ गई, एम वी स्क्वायर। ये कितने, कौन सा नंबर की आ गई, सेकंड। थर्ड कौन सी है देखिए, 1/2 2m इंटू 3v स्क्वायर, कितनी आ गई, 9mv स्क्वायर। नंबर 3। नंबर 4 देखिए, ये वाली 1/2 m का मान कितना है, 3m, v का मान कितना है, 1/2 इंटू 3m इंटू कितना आया, 6mv स्क्वायर। अब नंबर 1 की तुलना, एक ये mv स्क्वायर, ये 9mv स्क्वायर, और ये 6mv स्क्वायर, किसकी ज्यादा है, 9mv स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आएंगे। कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये उतारना तो नहीं है आपको, सिंपल सही है, आप mv स्क्वायर में मान रखते जाओ जो दे रखा है। आगे बढ़े, 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम द्रव्यमान के दो कणों की गतिज ऊर्जाएं समान है। क्या है, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, समान है। तो उनके वेगों का अनुपात निकालिए। सूत्र कौन सा लगेगा, हाफ mv स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अपने पास m है और अपने को निकालना क्या है, v, और अपने पास ek है, ek क्या है, मौजूद है। तो ek1 का मतलब क्या हो गया, हाफ m v1 स्क्वायर। ek2 इसका मतलब क्या हो गया, हाफ m v2 स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है, दो कणों की गतिज ऊर्जाएं समान है, यानी कि ek1 इज इक्वल टू ek2, ek1 इज इक्वल टू ek2।
अब EK1 का मान कितना था, हाफ एम वी वन स्क्वायर है। अब यहाँ पर m का मान कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। इधर देखिए EK2 का मान कितना है, 1/2, m का मान कितना है, 4 है। तो अब आप लोग आगे देखिए, इसको यहां से ये कट गया तो पीछे क्या रहा, V1 स्क्वायर, और यहां पर क्या रहा, 2V2 स्क्वायर। क्या रह गया, 2V2 स्क्वायर। अब अपन को क्या करना है, वज्र गुणा करना है। क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो अपन ने क्या लगा दिया, एक। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, क्या लगा दिया, एक। इसको इससे गुणा करो, V1 स्क्वायर, और ये इसको इधर ले आइए, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको यही रहने दीजिए क्योंकि अपने को निकालना क्या है, V1 और V2 निकालना है। तो देखिए 2/1, तो V1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो ये किस में चले जाएंगे, रूट में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे, रूट में चले जाएंगे। रूट में कैसे जाएंगे, अब आप लोग देखिए इधर, देखिए ये है अपने पास V1 अपॉन V2। क्या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू हो गया 2/1। फिर क्या करते हैं, V1 अपॉन V2 स्क्वायर हट करके क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, अंडर रूट 2/1। तो आगे देखिए V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का तो अंडर रूट 2 रह गया, और अंडर रूट 1 का मान कितना हो जाता है, कितना है, 1 हो जाएगा। अब इनका अनुपात क्या हो जाएगा, V1 अनुपात V2 इज इक्वल टू √2/1। समझ में आ गया, अंडर रूट 2/1। क्या हुआ, ये वापस समझाए, चलो देखिए इसको मिटाना है अब। कुछ भी नहीं रखना, यहां से अपन हल करते हैं। अब आप लोग ये देखिए, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया मेरे हिसाब से। 2 किलोग्राम पहली वस्तु क्या है, 2 किलोग्राम है। दूसरी कितनी है, 4 किलोग्राम है। यानी कि M1 का मान कितना है, 2, और M2 का मान कितना है, 4। अब आप लोग देखिए EK1 का मतलब क्या होता है, हाफ MV1 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर M का मान कितना है, 2 है, और इधर M का मान कितना है, 4 है। इसको यहां से अपन ने क्या कर दिया, काट दिया है। तो यहां पर क्या बच गया, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर क्या बच गया, 2V2 स्क्वायर। क्या बच गया, 2V2 स्क्वायर। अब यहां से देख लीजिए आप लोग, इसको अपन यहां ले जा रहे हैं, V1 स्क्वायर अपॉन, नहीं, इज इक्वल टू 2V2 स्क्वायर अपॉन 1/1। अब अपन इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गया, V1 स्क्वायर, ये V2 स्क्वायर को नीचे ले आइए, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर क्या बच गया, 2/1। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है। चलो अब इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, V1 अपॉन V2
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो क्या आ जाएगा, v1/v2 इज इक्वल टू √2/1 यानी √2/1, √2/1। अतः अनुपात क्या होगा, √2/1। अनुपात क्या होगा, √2/1 हो जाएगा। अनुपात कितना आ जाएगा, √2/1 आ जाएगा। आगे देखिए, 2 किलोग्राम तथा 4 किलोग्राम द्रव्यमान के दो कणों का संवेग क्या है, समान है। संवेग वाला सूत्र कौन सा है, E K इज इक्वल टू P² अपॉन 2m, P² अपॉन 2m। तो ये वाला सूत्र तो वैसे ठीक नहीं है ना, ये वाला सूत्र इसमें नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा, यहां पर संवेग क्या है, समान है। P1 इज इक्वल टू P2। पी के का मान क्या होता है, P² अपॉन 2m होता है। तो अपने देख लेते हैं EK1/EK2, यानी कि इसको यूं कर देते हैं अपन, EK1 इज इक्वल टू क्या है, नहीं सॉरी, संवेग यहां पर क्या है, समान है। P का मान क्या है, बराबर है। तो इनकी अपने को निकालना क्या है, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। तो यहाँ पर EK1/EK2 इज इक्वल टू क्या हो गया, P1² अपॉन 2m1/P2² अपॉन 2m2। अब देखिए EK1 का मान कितना है, देखो इसको इन्होंने हल कर दिया है पहले। P1² अपॉन ये P2², ये चला, ये तो रहेगा नीचे, 2 से 2 कट गया, ये M1 कहाँ रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी नीचे ही है ये तो हो जाएगा नीचे, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब ये कैसे होगा, इसको भी थोड़ा अपन यूं लिख देते हैं, रुकिए, 2m1, ये बटा का मतलब क्या हो जाता है, बटा का मतलब क्या होता है, भाग। तो ये क्या हो गया, 2m2। भाग का चिन्ह हटा करके क्या लगाते हैं अपन, गुणा का चिन्ह लगाते हैं। जिनको ये दिक्कत आती है इनको ऊपर नीचे करने में, तो आप लोग सीधा यूं कर लीजिए, ये जो बटा है उसके स्थान पर क्या लगा दीजिए, भाग लगा दीजिए, और फिर यहाँ पर भाग को हटा करके गुणा का चिन्ह लगाते हैं। तो जो ऊपर है वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे, और नीचे है जो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। टू एम टू अपॉन P2 का स्क्वायर, क्या हुआ, लिखा ही नहीं मान, तो अभी अपन ने मान अभी अपन ने नहीं लिखा है। अपन इसको केवल इसको ये हल करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई कैसे क्या होता है। M1 और M2 का मान अपना बाकी है अभी, है ना, M1 और M2 क्या है, बाकी है। अब आप लोग इसको यूं कर लीजिए, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है क्या, 2m2/2m1, ठीक है। और यहां पर ये क्या आ गई आपकी, EK1/EK2। ये क्या है, नियत है, नियत क्या है, ये क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर। या तो इनको काट दो, मतलब ये 10 है तो ये भी क्या है, 10 है, ये 50 है तो ये भी क्या है,
50 यानी इसका मान लो आप 1, कितना मान लो? 1/1 मान लो। क्या हो जाएगा? E(k)(1) अपॉन E(k)(2) इज इक्वल टू 1/1 इंटू, अब आप लोग मान रख दीजिए 2 गुणा m2 का मान कितना है? 4। m2 का मान कितना है? 4। और 2 इंटू m1 का मान कितना है? 2। कितना है? 2। आगे देखिए, E(k)(1) अपॉन E(k)(2) इज इक्वल टू 8/4 यानी 2/1 यानी 2:1। ऊर्जाओं का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। कितना अनुपात आ जाएगा? 2:1। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना? हाँ, अब आगे देखिए, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कण 4 मीटर पर सेकंड के वेग से, द्रव्यमान कितना है? m कितना है? 2 किलोग्राम। और v कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। गतिशील हो तो गति ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। E का मान क्या है? हाफ mv²। कितना है? हाफ mv²। हाफ m का मान कितना है? 2। और v का मान कितना है? तो 4 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया? 16। अब आप लोग निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 16 जूल। कितनी आएगी? 16 जूल। गतिज ऊर्जा शून्य धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? शून्य हो सकती है या फिर धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक संभव नहीं है, माइनस में गति संभव नहीं है। गतिज ऊर्जा या तो क्या होगी? शून्य होगी या फिर क्या होगा? धनात्मक होगी। अब आ जाता है आपके स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का मतलब गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? गतिज ऊर्जा। तो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण, किसके कारण? किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं अपन? स्थितिज ऊर्जा। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? पृथ्वी तल के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? पृथ्वी तल के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण उसमें जो संचित ऊर्जा होती है, उसमें जो निहित ऊर्जा होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। किसके कारण? स्थिति में परिवर्तन के कारण। किसके कारण? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण निहित ऊर्जा या उसमें संचित ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। जैसे मैंने आपको उस दिन उदाहरण भी बताया था मटके का, है ना? मटके का उदाहरण बताया कि मटके के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है। मटके के ऊपर क्या है? एक पत्थर रखा हुआ, लेकिन उस पत्थर से वो मटकी नहीं फूटती है ना? नहीं टूटती है। लेकिन उस पत्थर को अपन उठा करके ऊपर ले आते हैं, यानी कि उसकी स्थिति में अपन ने क्या किया है? परिवर्तन किया है। तो उस स्थिति में परिवर्तन के कारण उसमें कौन सी ऊर्जा आ गई है? स्थितिज ऊर्जा आ गई है। क्या आ गई है? तो जैसे ही अपन उसको छोड़ेंगे वो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। और वो उस मटकी को क्या कर देगी? फोड़ देगी। धनुष को खींचने पर तीर में ऊर्जा। किसको? धनुष को खींचने पर तीर में ऊर्जा, उसमें भी था ऐसा मेंशन, लेकिन उसमें क्या था? धनुष को छोड़ने से जो तीर में ऊर्जा आती है, धनुष को क्या करते हैं? छोड़ने के बाद में जब वो तीर गति करता है, उसमें जो ऊर्जा निहित होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? गति ऊर्जा। लेकिन धनुष को खींचते हैं अपन, और खींचने के कारण उस तीर में क्या आ गई है? यानी उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण, धनुष की प्रत्यंचा अपन चढ़ाते हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन के कारण, जिसमें अपना पेशेबल काम करता है, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसके कारण उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है? स्थितिज ऊर्जा आ जाती है।
तीर में कौन सी ऊर्जा एकत्रित हो गई है? अब स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही उसको अपन छोड़ेंगे वो स्थितिज ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। धनुष को खींचने पर तीर में संचित ऊर्जा, पानी को ऊंचाई पर ले जाने पर ऊर्जा। पानी को क्या कराएंगे? ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उसमें भी क्या आ जाती है? ऊर्जा आ जाती है। क्या आ जाती है? ऊर्जा आ जाती है। तो उस पानी को वापस अगर अपन ऊपर से छोड़ते हैं तो वो गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? गतिज ऊर्जा में बदल जाता है और उसमें काम करने की शक्ति आ जाती है। घड़ी में चाबी भरने में, घड़ी में अपन चाबी भरते हैं तो जो स्प्रिंग मुड़ जाती है, मतलब जो पट्टा होता है वो मुड़ जाता है, उसके कारण उसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो गई है? स्थिति ऊर्जा। फिर धीरे धीरे वो किसमें कन्वर्ट होती रहती है? गतिज ऊर्जा में। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, स्प्रिंग के आकार को आप बढ़ाइए या फिर स्प्रिंग के आकार को घटाइए। अपन स्प्रिंग के आकार को बढ़ाएंगे तो गति करके कहां जाएगी? अंदर की ओर जाएगी, नहीं जाएगी? और अपन स्प्रिंग के आकार को कम करने का प्रयास करेंगे, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन करेंगे तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा क्या हो सकती है? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। गतिज ऊर्जा कभी भी शून्य नहीं, सॉरी, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अब जैसे एच ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा है, क्या है? एच ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा। ठीक उसी प्रकार जैसे अपन ने गतिज ऊर्जा में देखा था, एच ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा यानी क्या होता है? किया गया कार्य। क्या है? किया गया कार्य। किया गया कार्य का मतलब क्या होता है? एफ इंटू डी। एफ इंटू डी क्या है? एफ इंटू डी। अब चूंकि पृथ्वी से एच ऊंचाई पर पूछा गया है, किसके ऊपर पूछा गया है? पृथ्वी से एच ऊंचाई पर पूछा गया है, तो यहां पर एफ का मान क्या आएगा? एम जी। एफ का मान तो क्या है? एम जी। और डी का मान क्या है? एच। डी का मान क्या है? एच। यहां पर डी इज इक्वल टू क्या है? दूरी कितनी है? एच है कि नहीं है? या विस्थापन कितना है? एच। एच ऊंचाई पर स्थित कोई भी वस्तु है, एच ऊंचाई पर अगर अपन किसी भी वस्तु को ले जाते हैं तो उसमें निहित स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो क्या होगी? एम जी एच। क्या होगी? एम जी एच। नहीं, सॉरी, ईपी। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, ईपी। वो कौन सी थी? ईके। कौन सी थी? ईके यानी काइनेटिक एनर्जी। और ये कौन सी है? ईपी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। एच ऊंचाई पर स्थित किसी भी पिंड या कण की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? एम जी एच। ये काफी आपके आगे भी काम आएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। एच ऊंचाई पर स्थित किसके ऊपर? एच ऊंचाई पर स्थित किसी भी पिंड या कण जो कि पृथ्वी तल से कितना दूरी पर है? एच ऊंचाई पर है, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी? स्थिति ऊर्जा एम जी एच। उसमें हाफ एम वी स्क्वायर किस प्रकार आया था? अपन ने निकाला था, है ना? और यहाँ पर एम जी एच कैसे आया है? दोनों में कार्य हुआ है, कार्य का सूत्र आपको लगाना है एफ इंटू डी। क्या लगाना है? एफ इंटू डी। उधर क्या था? एम ए इंटू गति के तीसरे समीकरण से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a निकला, जिसे अपना काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आया? हाफ एम वी स्क्वायर। कितना आया? हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ पर क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा भी जब संचित होती है तो उसमें क्या आ जाती है? कार्य करने की शक्ति आ जाती है, कार्य करने की क्षमता आ जाती है, अर्थात वो कार्य करेगा। ऊर्जा है तो क्या करेगा? कार्य करेगा। कार्य का मतलब एफ इंटू डी होगा। क्या होगा? एफ इंटू डी। क्योंकि पृथ्वी से एच ऊंचाई पर कोई वस्तु स्थित है, इसका मतलब उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है। इसलिए एफ का मान क्या हो जाएगा? एम जी। और डी यानी विस्थापन। विस्थापन यानी वस्तु पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है? एच ऊंचाई पर है। अतः ईपी इज इक्वल टू एम जी एच। क्या होगा? एम जी एच। ये स्थिति आपको समझ में नहीं है ना? मोटे रूप से इसमें यहाँ पर
यू लिखा हुआ है, अपन इसको क्या कर देते हैं ईपी, ताकि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्या है ईके और ईपी होता है वैसे ये ईपी। एमजीएच अपॉन, देखिए एच ऊंचाई पर कोई कण है उसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। सामान्य रूप से ये फॉर्मूला आपके काम में आएगा। हालांकि वृहद रूप से फॉर्मूला ये होता है एमजीएच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। यदि ऊंचाई का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में न के बराबर यानी थोड़ी सी ऊंचाई पर है तो अपना ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। एमजीएच कौन सा करेगा, एमजीएच वाला। कब, जब पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6400 किलोमीटर है। कितनी है 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर की तुलना में अगर ऊंचाई क्या है, एच जो ऊंचाई है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है, अति अल्प है। उस स्थिति के अंदर काइनेटिक पोटेंशियल जो होगी वो क्या होगी mgh। उस स्थिति के अंदर अपन पृथ्वी की त्रिज्या पर विचार नहीं करेंगे। किसके ऊपर विचार नहीं करेंगे, त्रिज्या पर विचार नहीं करेंगे। अगर आर का मतलब ऊंचाई का मान जो है आर के आसपास आधा या उसकी तुलना में महत्व रखता है, यदि अगर इतनी ऊंचाई है कि ये पृथ्वी की आग से प्रभावित हो सकती है तो फिर अपने को ये फॉर्मूला काम में लेना है। अन्यथा अगर न के बराबर है ऊंचाई, जो त्रिज्या की तुलना में अगर ऊंचाई क्या है अति अल्प है, उस स्थिति में क्या फॉर्मूला आएगा mgh। यदि ऊंचाई का मान पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में कम हो यानी h इज वेरी लेस देन r, h बहुत ही कम है किसकी तुलना में, r की तुलना में, यानी कि h क्या है कम है पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में, तो ep क्या होगा, क्या होगा mgh, यानी कि ये वाला गौण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गौण, नगण्य हो जाएगा। यानी नगण्य का मतलब एक इसका मान सकते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। 10 मीटर इसका मतलब आप लोग ये समझ लो कि भाई गौण है, त्रिज्या की तुलना में इसकी ऊंचाई क्या है गौण है। तो यहां पर अपना सूत्र कौन सा लगेगा mgh, कौन सा लगेगा, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो तो उसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी mgh। आप लोगों को यह भी समझ में आ गया होगा जिस प्रकार गतिज ऊर्जा किसके ऊपर निर्भर थी, किसी वस्तु के द्रव्यमान पर। गतिज ऊर्जा किसके ऊपर निर्भर थी, उसकी वेग पर, m और v किसके ऊपर निर्भर थी, m और v पर। इसी प्रकार स्थितिज ऊर्जा किसके ऊपर निर्भर करेगी, द्रव्यमान पर निर्भर करेगी, गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करेगी और ऊंचाई पर निर्भर करेगी। किसके ऊपर निर्भर करेगी, किसके ऊपर, ऊंचाई पर निर्भर करेगी। वेग का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईपी कितना आ जाएगा mgh। m का मतलब कितना है, वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम, g का मान कितना माना हुआ प्रश्न में दे रखा है 10 इंटू वास्तविक रूप से होता कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, ये आपका हो गया ईपी का मान कितना हो गया 200 जूल हो गया। यदि वस्तु को पृथ्वी सतह की त्रिज्या के बराबर कितनी ऊंचाई पर ले जाया जाए, पृथ्वी की जो सतह से त्रिज्या है ना उतनी बराबर ऊंचाई पर ले जाया जाए, यानी कि यहाँ पर त्रिज्या का महत्व है, यहाँ पर क्या है त्रिज्या का महत्व है। उस स्थिति के अंदर आपका ये फॉर्मूला काम में लगेगा। जब कितनी ऊंचाई पर ले जाए, यानी h जो है वो किसकी बराबर है, r की बराबर। किसकी बराबर है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, यानी h इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है r है। यदि वस्तु को पृथ्वी सतह की त्रिज्या के बराबर ऊपर की ओर ले जाया जाए, पृथ्वी की जो त्रिज्या है उतनी की उतनी ऊंचाई पर अगर वस्तु को ले जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ईपी इज इक्वल टू क्या होगा mgh अपॉन 1 प्लस h बटा r। यहाँ पर h क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या की बराबर ऊंचाई है, यानी कि क्या अपन h को r मान सकते हैं। यहाँ पर
यहाँ h इज इक्वल टू r है। क्यों? क्योंकि जितनी त्रिज्या है उतनी की उतनी क्या है, ऊंचाई है ना। तो देखिए आप लोग mgh अपॉन 1 प्लस r अपॉन r, h के स्थान पर अपन ने क्या लिख दिया, r अपॉन r। अब आप लोग ये देख लीजिए mgh अपॉन 2, यानी साधारणतया जो mgh है उसकी तुलना में ये क्या हो गई, आधी हो गई है। क्या हो गई है, आधी हो गई। अब आप लोग थोड़ा ये भी सोच लो कि आधी क्यों हुई होगी, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान कहीं न कहीं कम हुआ है। क्यों? क्योंकि वस्तु को अपन कहाँ ले गए हैं, ऊपर की ओर ले गए हैं। कहाँ ले गए हैं, और इतना ऊपर ले गए जितने पृथ्वी की क्या है, त्रिज्या है। इसलिए इसका ये जी का मान कम होने के कारण ईपी का मान क्या हो गया, आधा हो गया। पृथ्वी सतह पर, ये तो ये सवाल हो गया, एम जी आर अपॉन 2 इसका आंसर होगा। देखिए यदि वस्तु को पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर, कितनी, पहले तो कितना था, पृथ्वी की त्रिज्या की बराबर, अब कितनी ऊंचाई है, आधी ऊंचाई, यानी एच इज इक्वल टू क्या है, आर अपॉन 2। कितना है, एच इज इक्वल टू आर अपॉन 2, यानी कि यहाँ पे भी त्रिज्या मतलब उसका महत्व है, किसका, त्रिज्या का महत्व है। अब कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। एम जी एच कितना है, आर बटा 2, एच कितना है, आर बटा 2, और 1 प्लस एच कितना है, आर बटा 2 है। कितना है, आर बटा 2, ये आर तो ऑलरेडी था यहाँ पर, ठीक है। इसको अगर अपन हल करेंगे, ये तो एम जी आर बटा 2 हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, 2 आर क्या हो गया, लघुत्तम आगे, है ना। तो आगे देखिए, इसका भाग इसमें लगाया 2 आर को 1 से गुणा किया 2 आर, प्लस का प्लस, इसका भाग इसमें लगाया कितनी बार गया, एक बार, इसका इससे किया कितना आया, आर। अब वापस देखिए आगे, एम जी का एम जी, आर का आर, और ये बटा 2 था, इसको कहाँ ले गए अपन, यहाँ, 2 आर और 1 आर कितने हो गए, 3 आर अपॉन 2 आर। अब आप लोग यहां से काटना चाहो तो भी कट रहे हैं ये, है ना। और इसको आप लोग ये चाहें कि भाई हम इसको ऊपर ले जाएंगे, ये कहाँ गया, ये वाला 2 कहाँ चला गया। देखिए यहां थोड़ा सा आपको समझना, इस जगह पर आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, एम जी आर अपॉन 2 बटा 2 आर प्लस आर बटा 2 आर, यहां तक तो आपको समझ में आ गया है ना। अब आगे देखिए, एम जी का एम जी, आर का आर, ये बटा 2 था, इसको नीचे ले बटे में ले, है ना। अब क्या है, यहाँ पर क्या बचा, 3 आर अपॉन 2 आर। आप लोग ये चाहें कि भाई हम इसको यहां से काट दें तो भी कट जाएगा, अगर नहीं चाहे कि भाई इसको, ये कहाँ जाएगा आपके हिसाब से, ऊपर ही जाना चाहिए, कहाँ जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर गया तो कैसे गया, 2 इधर आ गया, ये पूरा ही गया है, आर भी गया है साथ में। देखो पहले यहाँ पर एम जी आर था, ये 2 आर ऊपर चला गया तो 2 तो आगे लग गया, और आर को क्या कर दिया इसने, स्क्वायर कर दिया। पहले आर ही था, 1 आर और चला गया, कहां से, नीचे से, तो क्या हो गया, आर स्क्वायर अपॉन ये 2 का 2 और 3 आर का 3 आर। अब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या रहा, एम जी आर स्क्वायर अपॉन 3 आर रहा, और इससे ये क्या हो गया, कट गया, पीछे क्या रहा, एम जी आर अपॉन 3 जूल। ये आपका आंसर आएगा, एम जी आर अपॉन 3। इसको एक बार पुनः देख लीजिए आप लोग, एक बार देखिए,
हाँ इधर देख लीजिए वापस, एच के स्थान पर क्या है, r/2। क्यों? क्योंकि वस्तु को पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में आधी ऊंचाई तक फेंका गया है या रखी गई है ना। तो r/2, एच के स्थान पर क्या आएगा, r/2। r तो यहां पर है ऑलरेडी, है ना। एच के स्थान पर क्या रखा गया है, r/2, ताकि आपको पता चले क्या रखा गया है, r/2। अब आगे देखिए, mg r/2 है, वैसे का वैसा है, अपॉन 1 और 2r के लघुत्तम कितने आए, 2r। इसका भाग इसमें लगाओ, कितनी बार गया, 2r बार। 2r को इससे गुणा किया, कितने आए, इसका भाग इसमें लगाओ, कितने बार गया, 1 को r से गुणा किया, क्या आया। अब आगे देखिए, mg का mg r/2 था, r/2, r/2। इसमें आप लोगों को शंका हो रही है तो मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, है ना। mg r/2, mg r/2 यूं लिख दो आप इसको, भाजक 3r अपॉन 2r। यह समझ में आ गया आपको, mg r/2, mg r/2, इस ये बटा बड़ा बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, भाजक 3r अपॉन 2r। आगे देखिए, mgr/2 गुणा 2r अपॉन 3r। इससे ये काट दीजिए, इससे ये काट दो, पीछे क्या बचा, mgr/3। यहाँ थोड़ा उलझा रखा है, आप लोग सिंपल वे में लिख सकते हैं, है ना, ताकि आप लोगों को बाद में शंका नहीं रहे, भाई ये कहां से आ गया, इधर r ही था, इधर r² आ गया, ये 2 को इधर ले गए। सिंपल वे में लिख लो आप लोग, है ना। यहाँ से mg, ये जूल हो गया। उस साइड में उतार लीजिए आप लोग। स्टूडेंट गणित का नहीं है, उतार लीजिए। नेक्स्ट चलें, mgr/3, इसका आंसर आ जाएगा। पृथ्वी सतह पर स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है, क्यों। पृथ्वी सतह पर स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है, क्यों। क्यों है, क्योंकि h=0 है। h का मान क्या है, लिख लो आप लोग यहाँ पर, क्योंकि h क्या है, 0। तो ep का मान क्या होता है, mgh होता है, नहीं होता है। अब इनमें से 3 चीजों में से एक चीज अगर 0 हो गई तो पूरा का मान क्या हो जाएगा, 0। इसलिए पृथ्वी सतह के ऊपर mgh का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए वो मटकी नहीं फूटी, ऊंचाई पर नहीं थी। हाँ, पृथ्वी सतह पर
स्थितिज, पृथ्वी सतह पर स्थितिज ऊर्जा, घूर्ती स्थितिज ऊर्जा, इसका मान क्या होता है? Gmm/r। क्या होता है? Gmm/r। ep का मान ये है, क्या है? Gmm/r। यहां पर एक आर कम है एफ से, किससे? एफ की तुलना में। गुरुत्वाकर्षण सर्वत्रिक नियम के तहत जो एफ होता है उसकी तुलना में वो एफ क्या होता है? Gmm/r² उधर नहीं होता है, लेकिन यहां पर क्या है? ईपी Gmm/R। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, स्प्रिंग नियतांक की वजह से इसका सूत्र ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। और एक्स क्या है? स्प्रिंग के जो आकार में जो परिवर्तन होता है ना, उसको एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? उसकी स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ, स्प्रिंग कितनी बढ़ी या फिर स्प्रिंग कितनी घटी, वो क्या है? एक्स है। और यहाँ पर के क्या है? स्प्रिंग नियतांक। अब स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग जो जिस पदार्थ से बनी हुई है उसके ऊपर निर्भर करता है। भाई बहुत सारी स्प्रिंग आपने ये देखी होगी कि भाई बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है उसके नियतांक के हिसाब से, और कुछ स्प्रिंग ऐसी होती है, इतनी टाइट होती है भाई वो बहुत ही कम लंबी हो पाती है। वो उसके किसके ऊपर निर्भर करता है? इसके के ऊपर निर्भर करता है। और एक्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर स्प्रिंग की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, एक्स का मतलब क्या होता है? दूरी, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? दूरी कह सकते हैं, या फिर स्प्रिंग की जो सामान्य स्थिति थी उसमें कम या फिर ज्यादा होना। अगर अपन स्प्रिंग को दबा रहे हैं तो कितनी दबी है वो क्या है? एक्स। अगर अपन स्प्रिंग को खींच रहे हैं प्रारंभिक स्थिति की तुलना में, वो जो बढ़ी है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। तो ये सूत्र याद रखना आपको इसमें। अब आ जाता है आपके यांत्रिक ऊर्जा, यानी मैकेनिकल एनर्जी। क्या है? एम ई। क्या है? एम ई, मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है कि ई के प्लस ईपी। क्या है? ई के प्लस ईपी, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग को क्या कहते हैं अपन? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि दोनों ऊर्जाओं का मान नियत रहता है। क्या रहता है? दोनों का जोड़ क्या रहता है? नियत रहता है। यानी एक कम तो दूसरी ज्यादा, दूसरी कम तो पहली ज्यादा। इसको आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अपन ने कोई भी वस्तु है, माना कि ये वस्तु है, इसको अपन उठा करके ऊपर की ओर ले गए और यहाँ पर ये वस्तु रखी हुई है ना? क्या रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है। इस समय इसके अंदर जो गतिज ऊर्जा है वो शून्य है। क्यों? क्योंकि वस्तु गति नहीं कर रही है। और इस स्थिति के अंदर इसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा जो है उसकी ऊंचाई h मैक्सिमम है, इसलिए इसमें जो निहित ऊर्जा कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा है। और स्थितिज ऊर्जा तो mgh है, और गतिज ऊर्जा कितनी है? 0। कितनी है? 0। लेकिन जैसे ही ये गति करेगी, सुनना आप लोग, इसको समझना, जैसे ही ये क्या करेगी, आप लोग ये मान लें कि इस पदार्थ के अंदर टोटल जो यांत्रिक ऊर्जा है वो 100 है। कितनी है? 100। कल्पना कर लेना, अपन मान रहे हैं इसमें टोटल एनर्जी कितनी है? 100 जूल है। कितनी है? 100 जूल है। इस स्थिति के अंदर यहाँ पर ईपी का मान 100 है और ईके का मान कितना है? 0। कितना है? ईपी प्लस ईके इज इक्वल टू 100 है। कितना है? यानी कि टोटल यांत्रिक ऊर्जा इसकी कितनी है? 100 जूल है। और वो सारी की सारी इस स्थिति के अंदर कौन सी है? ईपी है, स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। क्यों? क्योंकि ये गति नहीं कर रही है। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है क्योंकि ये मैक्सिमम ऊंचाई पर स्थित है। इससे ऊपर अपन इसको नहीं ले जा रहे। जैसे ही अपन इसको छोड़ेंगे तो वस्तु क्या कर रही है? गति कर रही है। क्या कर रही है? तो इसमें ऊर्जा कौन सी आ गई है? गतिज ऊर्जा। जितनी स्थितिज ऊर्जा घटेगी
उतनी स्थिति गतिज ऊर्जा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि यहाँ 100 स्थितिज ऊर्जा थी, यहाँ आते ही 90 हो गई, तो 10 कौन सी में कन्वर्ट हो गई, गतिज ऊर्जा में। धीरे धीरे जो जो नीचे आए गति स्थितिज ऊर्जा क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है, एच का मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। वैसे वैसे गतिज ऊर्जा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है। जैसे ही हम पृथ्वी की सतह पर लाएंगे एच का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे ही पृथ्वी से टकराएगी, टकराने के समय उस वस्तु की गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी। क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगी, मैक्सिमम रहेगी। और एच 0 होने के कारण स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो गई अब, 100। कितनी हो गई, 100। यानी कि आप इस पिंड के स्टार्ट से ऊपर से लेकर के नीचे आने तक अगर किसी भी बिंदु पर चेक करेंगे तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी रहेगी, 100 जूल। कितनी रहेगी, 100 जूल। एक दूसरे में वो आपको कन्वर्ट होती हुई मिलेगी। ऊपर ले जाएंगे तो ईपी ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे ईपी कम होता जाएगा। और कौन सा बढ़ता जाएगा, ईके बढ़ता जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा ईके प्लस यू यानी ईपी है ना। टोटल ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। क्या रहती है, नियत। ये तो थी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। क्या था, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ईपी और ईके का योग जो होता है वो क्या रहता है, नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है। ये इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कुल ऊर्जा, इस पृथ्वी के ऊपर टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी। वैसे पृथ्वी पर सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। क्या है, सूर्य। तो अब देखिए टोटल एनर्जी होती है ईके, यू, सौर ऊर्जा और अन्य सभी प्रकार की ऊर्जाएं आ गई। ये सभी क्या है, कुल ऊर्जा है। कुल ऊर्जा का मतलब सभी प्रकार की जितनी भी ऊर्जाएं हैं उनको सम्मिलित रूप से कुल ऊर्जा कहते हैं। इसे प्रश्न नहीं आएगा। कुल ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा को ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है। देखो एक तो अपना यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत था, ऊपर क्या था, ऊपर ये था यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण ये कहता है कि ईपी प्लस ईके दोनों क्या होते हैं, नियत कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, नियत होते हैं। यानी कि इनका दोनों का जोड़ जो है वो बदलता नहीं है एक पिंड के ऊपर कार्यरत है। तो कुल ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इस प्रकृति के अंदर ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही क्षयित किया जा सकता है। इसे केवल और केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, जबकि इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो क्या होता है, ईके बढ़ेगा। ईके क्या होगा, बढ़ेगा। और ईपी या यू जो है वो क्या होगा, यहाँ पर यू किसके लिए आया है, स्थितिज ऊर्जा के लिए आया है। किसके लिए आया है, स्थितिज ऊर्जा के लिए आया है। यू घटेगा, क्यों घटेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। दूसरा कारण क्या है, एच कम हो रहा है। क्या हो रहा है, एच कम हो रहा है। टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। निम्न में से स्थितिज ऊर्जा के लिए सही संबंध है, स्थितिज ऊर्जा के लिए सही संबंध ये इससे निकल जाएगा, है ना। यू इज इक्वल टू टोटल जो यांत्रिक ऊर्जा है उसमें से क्या निकाल देनी है, ईके निकाल देनी है। क्यों, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या रहती है, टोटल एनर्जी। क्या रहती है, टोटल मतलब वो वाली कौन सी, यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी है, यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा में से अपन क्या निकाल देंगे, गतिज ऊर्जा निकाल देंगे तो पीछे क्या रहेगी, स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा का रूपांतरण, यानी कि एक रूप से
दूसरे रूप में किस साधन द्वारा बदली जाती है, और एक रूप से दूसरे रूप में किस ऊर्जा को किस रूप में बदला जाता है, इसके बारे में है। यांत्रिक ऊर्जा जनरेटर के द्वारा, जनित्र के द्वारा, किसके द्वारा, जनित्र के द्वारा किसमें बदल जाती है। अपने कोई प्रोग्राम होता है तो जनरेटर लाते नहीं लाते हैं, तो वो यंत्र चलाते हैं। क्या चलाते हैं, इसका मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे जनरेटर चला और इधर डीजे उठ गया का मतलब चल गया, है ना, और लाइट चल गई, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर क्या करता है, किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदलता है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, आगे और बढ़ेंगे अपन अगर विद्युत का टॉपिक होगा तो डीसी और एसी, है ना, डीसी और एसी, आगे बढ़ेंगे अपन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है, जनरेटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र डायनेमो। क्या है, अब आपने ये देखा होगा विद्युत ऊर्जा आ रही है, उसको कोई भी चीज सामग्री चलानी है, जैसे ये आपका पंखा चल रहा है, विद्युत ऊर्जा से यंत्र चला, विद्युत ऊर्जा से पानी की मोटर चली, ये विद्युत ऊर्जा थी, किसमें बदल गई है, यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें बदल गई है, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का उदाहरण आपको पता चल गया, कौन सा, प्रोग्राम वाला, है ना, जनरेटर वाला। दूसरा कौन सा, विद्युत ऊर्जा को यानी विद्युत ऊर्जा से क्या चलाना, यंत्र चलाना। विद्युत ऊर्जा से क्या चलाना, यंत्र। पानी की मोटर चल गई, विद्युत ऊर्जा का आपने उपयोग किया, क्या चल गई, पानी की मोटर, यंत्र चल गया। विद्युत ऊर्जा का आपने उपयोग किया, क्या चल गया, पंखा चल गया, है ना। विद्युत ऊर्जा का अपन ने प्रयोग किया, ये चल गया, ये अपना बोर्ड चल गया, है ना, यंत्र चल गया। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। किसके माध्यम से बदलते हैं, लाउड स्पीकर के माध्यम से। ध्वनि को विद्युत में बदलना, ध्वनि को किसमें बदलना, विद्युत में बदलना। एक तो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलना, ध्वनि ऊर्जा में, और ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलना। माइक्रोफोन होते नहीं होते हैं वो बोलने के, है ना, ये जो बोला जा रहा है माइक्रोफोन, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, ध्वनि को किसमें बदला जा रहा है, विद्युत संकेतों में बदला जा रहा है। किसमें बदला जा रहा है, विद्युत संकेतों में बदला जा रहा है। और विद्युत ऊर्जा को लाउड स्पीकर जो होते हैं, कौन, लाउड स्पीकर होते हैं, वो किसमें बदल देते हैं, ध्वनि ऊर्जा में बदल देते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलना, सेल जो होते हैं क्या करते हैं, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक केमिकल्स भरे रहते हैं, क्या रहते हैं, उसके कारण उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। उसको किसमें बदलना, विद्युत में बदलना, उसे विद्युत उत्पन्न हो जाती है सेल के माध्यम से। प्रकाश को विद्युत में बदलना, प्रकाश को किसमें बदलना, उसमें कौन से सेल लगे रहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। किसको किसमें बदल रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। प्रकाश किसका, सूर्य का, नहीं कि ये वाला, सूर्य का प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक सेल की प्लेट लगाई और वो किसमें बदल गई, विद्युत में बदल गई। घर का पंखा चल गया, खेत पर मोटर चल गई, सौर ऊर्जा की प्लेटें है कि नहीं है, उससे संबंधित है। प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलना, विद्युत ऊर्जा में बदलना। क्या काम मिलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। कौन से, प्रकाश विद्युत सेल या फोटो वोल्टिक सेल, कौन से हैं, फोटो वोल्टिक सेल। प्रकाश विद्युत सेल होते हैं, उसके माध्यम से इसको विद्युत में बदला जाता है। विद्युत को प्रकाश में बदलना, विद्युत को क्या करना, प्रकाश में बदलना। कौन बदलेगा, बल्ब बदलेगा। उसमें ऊर्जा बदलना, कौन बदलेगा, स्त्री बदलती है, नहीं बदलती है, स्त्री भी बदलती है ना विद्युत को। विद्युत को क्या करती है, उसमें ऊर्जा में बदल देती है। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलना, मोमबत्ती करती है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना कौन करता है, पौधे करते हैं। किस क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। अब यहां पर एक चीज हो रही थी, प्रकाश ऊर्जा ऊपर भी आया है, प्रकाश को विद्युत में बदलना, प्रकाश को किस में बदलना,
प्रकाश को विद्युत में तो कौन बदलेंगे? फोटोवोल्टिक सेल। इसका उदाहरण आप सोलर प्लेट से दे सकते हैं। किसके माध्यम से? सोलर प्लेट। अब इसको देखिए, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। किसमें? उसका भोजन बनता है नहीं बनता? पौधों का रासायनिक पदार्थ बनते कि नहीं बनते? वो प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा किसमें बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ये किसमें बदल रहा है? ये ऊपर भी आया है। विद्युत ऊर्जा को पंखा किसमें बदल रहा है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को पानी की मोटर किसमें बदल रही है? यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें बदल रही है? यांत्रिक ऊर्जा में। एसी को डीसी में रेक्टिफायर होता है ना, डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, और डीसी को एसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर। जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं देगी, एसी और डीसी। कार्य ऊर्जा प्रमेय। अब आता है अपना कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य का मान गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय है। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है? कार्य का मान गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी W इज इक्वल टू डेल्टा ई के। डेल्टा का मतलब परिवर्तन, डेल्टा शब्द पहले भी आया है ना। ये कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है कार्य। क्या होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, यानी W इज इक्वल टू ई के फाइनल माइनस ई के इनिशियल, यानी प्रारंभ अंतिम गतिज ऊर्जा। ई के फाइनल का मतलब क्या हो गया? अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा ई के। डेल्टा ई के यानी क्या होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। यही क्या है? कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या है? कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है? कि किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी W इज इक्वल टू डेल्टा ई के। डेल्टा ई के का मतलब क्या होता है? ई के फाइनल माइनस ई के इनिशियल। ई के फाइनल माइनस ई के इनिशियल, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अब आप लोग ये देखिए, W इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ अंतिम को किससे लिखते हैं? mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर माइनस प्रारंभिक को अपन कौन से वेग से लिखते हैं? u से। हाफ m u स्क्वायर। W इज इक्वल टू हाफ m क्या आ गया? कॉमन आ गया। m क्या आ गया? कॉमन आ गया। तो क्या हो गया? हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब आप लोग ये देखिए, इसी से वापस आ जाता है आपके, अगर किया गया कार्य शून्य हो, नहीं सॉरी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी है? शून्य है। तो किया गया कार्य किसके बराबर हो गया? गतिज ऊर्जा के बराबर हो गया, नहीं हो गया? हाफ mv स्क्वायर के बराबर हुआ, नहीं हुआ? है ना। जब दो वेग दिया हुआ तो ये लिखना है। जब कितने वेग दिए हुए हो? दो वेग दिए हुए हो, तो ये सूत्र लिखना है। क्यों दो वेग? कौन से? एक तो प्रारंभिक वेग और दूसरा अंतिम वेग दिया हुआ हो, और आपको ये पूछे कार्य निकालो तो भी लिख देना है। आपको ये पूछे गतिज ऊर्जा निकालो तो भी आपको फिर यही सूत्र लगाना है, अगर दोनों वेग दिए हुए हो। 2 किलोग्राम द्रव्य के कण का प्रारंभिक वेग कितना है? 2 मीटर पर सेकंड है, तथा अंतिम वेग 3 मीटर पर सेकंड है। तो कार्य बताइए। W इज इक्वल टू क्या है? हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसमें फिट कर दो, आ जाएगा। 2 किलोग्राम द्रव्यमान के कण का प्रारंभिक वेग 18 है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर में है। किसमें है? किलोमीटर में है। तो अपन इसको सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड में। किसमें? मीटर पर सेकंड में। किसका भाग लगाएंगे? किससे गुणा करेंगे? 5/18 से कर देंगे। तथा अंतिम वेग, इन दोनों को क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर लेंगे, तो अपनी राशि किसमें प्राप्त हो जाएगी? अपने को मीटर पर सेकंड में प्राप्त हो जाएगी। किसमें होगी? मीटर पर सेकंड। तो पहला 2 किलोग्राम वाले कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया? 10 मीटर। इसलिए इसका किया गया कार्य
नहीं सॉरी, पहले वाला का तो 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे वाला कितना है 10 मीटर पर सेकंड है। इसको ये इसमें फिट कर दीजिए आप, एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में फिट कर दीजिए तो ये 75 जूल आ जाएगा। अब आ जाता है आपकी शक्ति। शक्ति का मतलब क्या होता है, किसी में सब में अलग अलग शक्ति होती है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। किसी में कार्य करने की दर अलग है, यानी किसी काम को कोई व्यक्ति 5 दिन में करता है, यानी उसकी दर अलग हो गई। कोई व्यक्ति 1 दिन में कर देता है तो उसकी दर क्या हो गई, अलग हो गई। तो जिसमें जिसके कार्य करने की दर ज्यादा है तो उसकी शक्ति क्या है, ज्यादा है। कार्य करने की दर जिसमें ज्यादा है उसकी शक्ति क्या है, ज्यादा है। तो कार्य करने की दर यानी नीचे क्या जाएगा, W अपॉन टी। दर जहां जहां भी आ रहा है अपन क्या लगा रहे हैं, टी, W अपॉन टी। P इज इक्वल टू W अपॉन टी। W का मतलब क्या है, F इंटू डी है कि नहीं है। W का मतलब क्या है, किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन। किया गया कार्य का मतलब क्या होता है, बल इंटू विस्थापन अपॉन टी। और यहां पर देखिए F तो F और D अपॉन टी का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या है, विस्थापन बटा टी। यानी ये देखिए D अपॉन टी, विस्थापन बटा समय क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए, वेग है कि नहीं है। विस्थापन बटा समय क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। वेग बटा समय, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो यहाँ पर ये देखिए एफ का एफ आ गया, डी अपॉन टी का मान कितना आ गया, वी, एफ वी। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी भी होता है और P इज इक्वल टू एफ वी भी होता है। समझ गए। D अपॉन टी का मतलब क्या, D यहाँ पर क्या है, D यहाँ पर विस्थापन है बटा समय। विस्थापन बटा समय का मतलब होता है वेग। विस्थापन बटा समय का मतलब क्या होता है, वेग। यह एक अदिश राशि होती है, इसमें किसी भी दिशा की जरूरत नहीं होती है। इसका मात्रक वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। ये 16 वाट की है, ये 50 वाट वाट का है, ये है अलग, ये अलग वाट का है। यानी इनके कार्य करने की दर जो है वो क्या है, अलग अलग है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। प्रत्येक विद्युत उपकरण की, प्रत्येक मनुष्य की शक्ति क्या होती है, अलग अलग होती है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है वही भाप की शक्ति का आविष्कार किसने किया था, भाप की शक्ति का आविष्कार जेम्स वाट ने किया, आपने क्या, भाप की शक्ति का आविष्कार किया ना। उसके नाम से, जेम्स वाट के नाम से शक्ति का मात्रक क्या है, वाट है। न्यूटन किसका मात्रक है, बल। किसके नाम से है, न्यूटन के नाम से। जूल भी इसी प्रकार रखा गया है ना, जूल के नाम से। हाँ आगे देखिए, शक्ति का व्यावसायिक मात्रक। शक्ति का अपन कहते हैं नहीं कहते, ये मोटर लाए कितने हॉर्स पावर, कितने एचपी की है, कहते हैं नहीं कहते। एचपी यानी क्या होता है, हॉर्स पावर। एक एचपी में होता है 746 वाट। कितने, 746 वाट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक एचपी में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। अश्व शक्ति, हॉर्स पावर है ना। अश्व शक्ति का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर, घोड़े की शक्ति है ना, उस मोटर की। आप अपने घर पर 5 एचपी की मोटर लाए, कितने एचपी की, बताओ वो कितने वाट की है, माने क्यों, 746 इंटू 5 है, कितनी है, 746 इंटू 5 से गुणा करना है। किसी वस्तु पर 25 न्यूटन बल आरोपित करने पर वे 10 सेकंड में 2 मीटर विस्थापित होती है, तो शक्ति का मान परिकलित कीजिए। शक्ति का मतलब क्या होता है, W अपॉन टी। शक्ति का मतलब क्या होता है, W अपॉन टी। और तो W का मतलब क्या होता है, एफ डी। W का मतलब क्या हो जाता है, एफ डी अपॉन टी। अब F का मान कितना है, 25। D विस्थापन कितना है, 2 मीटर। समय कितना है,
10 सेकंड मान फिट कर दो, अपने आप ही आ जाएगा। अब आ जाता आपके संरक्षी बल और असंरक्षी बल। कौन से है? संरक्षी बल और असंरक्षी बल। संरक्षी बल द्वारा एक संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। इसको थोड़ा समझना आप लोग, है ना। संरक्षी बल का मतलब क्या होता है? संरक्षी बल द्वारा एक संपूर्ण चक्र में, किसमें? एक संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य कितना होता है? शून्य। इसका मतलब ये होता है कि ये संरक्षी बल जो होता है वो वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? आप लोग इसमें नहीं दे रखा तो लिख भी सकते हैं। यह कण की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही आ गए तो क्या क्या कार्य क्या है? शून्य। क्या है? संरक्षित बल द्वारा एक संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। जैसे गुरुत्वीय बल ये अपन ने पढ़े हैं, है ना। स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल और स्प्रिंग वाला बल। कौन कौन से बल है? गुरुत्वीय बल जो कि त्वरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? त्वरण किससे संबंधित है? वेग से संबंधित है। वेग किससे संबंधित है? विस्थापन से संबंधित है। विस्थापन किससे संबंधित है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी पर संबंधित है, उससे रिलेटेड है। यानी ये संरक्षी बल जो होता है कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। संरक्षी बल किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। और ये अगर एक चक्र लगा दिया जाए इसके द्वारा तो कार्य कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। यानी ये किए गए कार्य क्या होते हैं? इसमें बराबर है। क्या है? W1 देखो, पथ कोई सा भी हो, सुनिए इधर देखिए आप लोग, ये कहीं से भी गुजर करके आए, रास्ते की दूरी पर निर्भर नहीं करता। केवल कहां किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। इसके द्वारा तय की गई दूरी पर निर्भर नहीं करता है। कौन से बल? संरक्षी बल। कौन से बल? संरक्षी बल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि किस पर निर्भर करते हैं? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति। देखिए आप लोग, ये अलग अलग मार्ग हैं लेकिन कार्य क्या है? समान है। क्यों? क्योंकि इनकी अंतिम स्थिति क्या है? समान है। अंतिम स्थिति क्या है? समान है। अतः किया गया कार्य क्या है? समान है। असंरक्षी बल, इसमें संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य नहीं होता। यानी कि यहाँ पर निर्भर करता है। ये का ये फॉर्मूला अगर इस तरफ लगा दिया जाए तो इस दूरी पर भी ये निर्भर करेगा। इसका जस्ट क्या है? उल्टा है। इसमें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ये जैसे घर्षण बल है ना। क्या है? घर्षण बल है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, इसके चली गई दूरी पर। घर्षण बल कितना घर्षण लग रहा है नीचे, है ना, उसके ऊपर। शान बल है। शांता का मतलब आप लोग जानते हैं, द्रवों के बहने की प्रवृत्ति। शांता का मतलब क्या होता है? द्रवों के बहने की प्रवृत्ति। किसी भी पदार्थ में की शांता ज्यादा कम होगी। जैसे शहद है, शहद की शांता क्या होती है? ज्यादा होती है वनिस्पत पानी के। शहद की शांता क्या होती है? ज्यादा होती है। और पानी की क्या होती है? कम होती है। शांता का मतलब होता है भाई वो किस, शांता का मतलब ये होता है किस प्रकार उसकी गति होती है। ज्यादा शान है इसका मतलब वो क्या होगा? ज्यादा शान है इसका मतलब वो गाढ़ा है। क्या है? गाढ़ा है। और उसकी गति क्या होगी? धीमी। गति क्या होगी? धीमी। शांता वाला बल। निम्न में से असंरक्षी बल है कौन सा है? घर्षण बल। इनमें प्रारंभिक और अंतिम स्थिति चाहिए। बल तथा विस्थापन के मध्य खींचा गया वक्र बल, और ये बल है और ये क्या है? विस्थापन है। इसके मध्य खींचा गया ये, तो किया गया कार्य क्या होगा? 1/2 × 5 × 10, यानी ये इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाला गया है।
किससे? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, किससे निकाला गया है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो कितना हो गया? 2 जूल। यहाँ पर कार्य बताइए, यहाँ पर ये देखिए, ये भी क्या है? एक त्रिभुज है, ये भी क्या है? त्रिभुज है। 1/2 इंटू ये तो हो गई आपकी 5, और ऊंचाई कितनी हो गई? 10। कितनी है? 10, तो कितना हो गया? 25 जूल। ये भी सेम कंडीशन हो गई, यहाँ वाला ये कितनी है? 10, और ये कितनी है? 5, तो ये भी कितना हो गया? 25 जूल। तो टोटल कितनी हो गई? 25 प्लस 25, यानी इसके द्वारा ये जो आकृति बन रही है उसका क्षेत्रफल ही उसकी क्या हो जाएगी? ऊर्जा। क्या हो जाएगी? ऊर्जा। तय किया गया क्षेत्रफल। इस प्रकार कोई कण गति करता है ना, तो कैसे ऊर्जा होगी? ये जो आकृति बन रही है ना, इस आकृति का टोटल क्षेत्रफल इसकी क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाएगी। अब ये क्या हो गया? त्रिभुज। ये क्या हो गई? आयत। ये क्या हो गया? त्रिभुज। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। एक का कार्य 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई है ना। 1/2 इंटू आधार कितना है? 5। ऊंचाई कितनी है? 10 कहाँ है? 20 है। कितनी है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अब आप लोग ये मत समझना कि आया कहां से, त्रिभुज के क्षेत्रफल से आया है। किससे आया है? आप लोग चाहे तो इसको लिख सकते हैं। 2 का कार्य कितना होगा? 10 इंटू 20, यानी क्या है? ये आयत है। यहाँ आप लोग ये कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ 1/2 लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया? यहाँ 1/2 लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये क्या है? ये तो क्या है? आयत है, आयत का क्षेत्रफल। तीसरे का कार्य कितना होगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है? देखिए, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, तो ये बीच में कितना हो गया? 5, और ये ऊंचाई कितनी हो गई? 20 है ना। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई 50। 50, 200 और 50 कितना हो गया टोटल? 300 जूल। कितना हो गया? 300 जूल। ये समझ में नहीं है ग्राफ क्या है? इनके इनके ये जो आकृति बनती है उनका क्षेत्रफल ही क्या होता है? किया गया कार्य है, F इंटू डी, है ना। ये 300 जूल हो गया। उपकरण देख लीजिए। दूरी मापने का यंत्र कौन सा है? ओडोमीटर। मोटरसाइकिल में होता नहीं होता है? ओडोमीटर दूरी मापता है। आपकी गाड़ी इतनी चल गई है, 26,000 किलोमीटर, 29,000 किलोमीटर, कितनी भी चली है, कौन मापता है? ओडोमीटर। और स्पीड मापता है उसी में, उसको क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर, यानी चाल मापी। त्वरण किससे मापते हैं? एक्सीलरोमीटर। त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। तो त्वरण मापने का यंत्र कौन सा है? एक्सीलरोमीटर। ये अपने हिंदुस्तान में होता, आविष्कार होता तो त्वरणोमीटर होता। क्या होता? ऊंचाई मापने का क्या है? अल्टीमीटर। हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? द्रव का आपेक्षिक घनत्व। थोड़ा ये कंफ्यूज होते हैं अपन, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, और हाइड्रोमीटर से द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता। एमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा। क्या मापते हैं? विद्युत धारा। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की दिशा या विद्युत धारा का संसूचन। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, संसूचित करता है। धारा मापी जिसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। एमीटर यहाँ पर, अच्छा वोल्ट मीटर आ गया क्या? वोल्ट मीटर, इसको वोल्ट करना। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा का मापन करता है। जनरेटर क्या करता है? विद्युत धारा उत्पन्न करता है। वोल्ट मीटर, ये क्या है? वोल्ट मीटर। जिस प्रकार एमीटर विद्युत धारा का मापन करता है, वोल्ट मीटर वोल्टता मापता है। क्या मापता है?
वोल्ट था, वोल्टेज जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं। बैरोमीटर क्या मापने के काम आता है? दाबमान, दाब मापने का, जिसको अपन साधारण भाषा में दाब मापी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बैरोमीटर को? दाब मापी। मैनोमीटर दाबांतर मापने का काम आता है, दाब में अंतर मापने के लिए। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ, जिसकी स्केल क्या होती है? रिएक्टर स्केल। क्या कहलाती है? उस स्केल का नाम क्या है? रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? ओडोमीटर नहीं, ऑडियोमीटर। ओडोमीटर से तो क्या मापी जाती है? दूरी। क्या मापी जाती है? दूरी। ऑडियोमीटर से क्या मापी जाती है? ध्वनि। धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक से क्या करते हैं? प्रतिरोध को नियंत्रित करते हैं, यानी कि प्रतिरोध को नियंत्रित करते हैं तो विद्युत धारा नियंत्रित होती है। क्या नियंत्रित होती है? प्रतिरोध ज्यादा बढ़ा दिया तो धारा क्या हो जाएगी? कम। प्रतिरोध कम किया तो धारा क्या हो जाएगी? ज्यादा। टेलीफोन प्रेषित्र ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत संकेतों में। टेलीफोन प्रेषित्र का मतलब क्या होता है? भेजने वाला, सेंडर। प्रेषित्र का मतलब टेलीफोन में जो प्रेषित्र होता है, यानी कौन सा प्रेषित्र, कौन सा? ये टेलीफोन है, इसमें प्रेषित्र कौन सा भाग हुआ? अरे ये है ना, ये प्रेषित्र यहां से अपन बोलेंगे, और ये कौन सा है? रिसीवर, यहां से अपन सुनेंगे। ये कौन सा हो गया? प्रेषित्र। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को अपन जो बोलेंगे उसको विद्युत संकेतों में बदलेगा। किसमें बदलेगा? विद्युत संकेतों में कन्वर्ट करता है। टेलीफोन अभिग्राही यानी क्या होता है? रिसीवर। ये क्या अंदर जो विद्युत ऊर्जा है उसको किसमें भेजेगा? ध्वनि ऊर्जा में। बाकी वही कह देता कि भाई नहीं तो ये इसने प्रेषित्र ने भेजी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और आपको ये इधर इधर ये वाला नहीं हो सिस्टम, तो ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा ही आती हुई आपके यहाँ आएगी तो फिर आपको करंट लग सकता है। क्यों? विद्युत ऊर्जा इसलिए क्या करना पड़ता है? विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलना पड़ता है? ध्वनि ऊर्जा में। कौन बदलता है? टेलीफोन अभिग्राही। कौन बदलता है? टेलीफोन अभिग्राही, यानी यहाँ का जो रिसीवर होता है, अपन रिसीव करते हैं उसको, है ना। प्रकाश की तीव्रता मापने वाला उपकरण फोटोमीटर। प्रकाश से संबंधित फोटो वोल्टिक सेल भी अपन ने देखा था, है ना। प्रकृति के मूलभूत बल कौन से है? नाभिकीय बल। सर्वाधिक प्रबल बल होता है नाभिकीय बल, जो कि आपने देखा होगा नाभिकों में होता है। यूरेनियम के नाभिक परमाणु बम बनाते हैं। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल किसमें काम आता है? विद्युत चुंबकीय बल लगभग ये सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, और दूसरे सीटी स्कैन है, इनमें काम आते हैं। दुर्बल बल हल्के बल होते हैं। गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर बल होता है। ये गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल क्या होता है? सबसे कमजोर होता है। अपने को एहसास भी नहीं होता है लग रहा है। प्रकृति के मूलभूत बलों को का घटता हुआ क्रम, नाभिकीय बल सबसे प्रबल होता है, क्योंकि नाभिकों के बीच में होता है, जुड़ा रहता है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ता है। विद्युत चुंबकीय बल दूसरे नंबर पर आता है। तीसरा दुर्बल बल है। चौथा सबसे लास्ट में कौन सा है? गुरुत्वीय बल। जी। प्रकृति के मूलभूत बलों के समझने का बढ़ता हुआ क्रम ये हो गया। ये उसका उल्टा लिख दिया है बस। ये आपका बल वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ।